Hello students, I'm Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic from the fourth unit, of course the second chapter, alternating current. And our today's topic is RMS, that means root mean square value. Its another name is effective and another name is virtual. RMS को हम लिखते हैं IRMS क्योंकि यहाँ पे AC की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. इफेक्टिव बोलते हैं इसलिए आई इफेक्टिव भी लिखा जाता है सफिक्स में, और वर्चुअल है तो IV, V फॉर वर्चुअल. तो इसका रिप्रेजेंटेशन है. आज जो हम पढ़ रहे हैं, इन लास्ट वीडियो में डिस्कस द मीन और एवरेज वैल्यू. वहां पे एवरेज या मीन वैल्यू कैलकुलेट किया था. यहाँ पे कौन सी करेंगे? RMS, इफेक्टिव या वर्चुअल, तीनों सेम ही नाम है. अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं. वहां पे तो चार्ज को बैलेंस किया था, यहाँ पे अलग है पैरामीटर, और वो क्या है? यहाँ पे हाफ साइकिल का भी कोई चक्कर नहीं. यहाँ पे हम कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस डेफिनेशन पे. देखते हैं कैसे. कहता है कि इट इज दैट वैल्यू ऑफ एसी करंट या RMS वैल्यू इफेक्टिव और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू दैट स्टेडी करंट. ये भी कौन सा होगा? स्टेडी करंट होगा. यानी ये भी हमें वही वैल्यू प्रोवाइड करेगा, कांस्टेंट करंट, विच कुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट. वहां पे प्रीवियस में क्या था? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज था. तो चार्ज जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है उससे अलग डिफरेंट आता है, इसलिए हमने हाफ साइकिल कंसिडर की थी. लेकिन यहाँ पे कह रहा है जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट. अब हीट तो चाहे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा हो तब भी किसी रेजिस्टेंस के थ्रू हीट जनरेट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब भी हीट जनरेट होगी. तो इसका मतलब हीट में हमें कोई भी यहाँ पे हाफ साइकिल का कंसिडरेशन नहीं लेना. बाकी की कंडीशन ठीक है कि सर्किट भी वही सेम होना चाहिए और टाइम, जितने टाइम तक एसी जाएगा उतने ही टाइम तक वो कांस्टेंट करंट पास होना चाहिए. तो अगर दोनों सेम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उस कांस्टेंट करंट को हम उस एसी का क्या बोलेंगे? RMS वैल्यू, इफेक्टिव या वर्चुअल वैल्यू. समझते हैं इस चीज को. सपोज करते हैं कि मैंने ये रेजिस्टेंस लिया, इसके थ्रू मैंने एसी सर्किट अप्लाई किया. तो एसी होगा तो इसमें जो करंट होगा वो लगातार चेंज होगा. यहाँ पे प्रीवियस में भी डिस्कस किया था, I नोट साइन ओमेगा टी, टाइम चेंज होगा तो I नोट के हिसाब से वैल्यू चेंज होगी. और ये जो I है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू I नोट मैक्सिमम था. तो इसका मतलब I जो होगा कंटिन्यूसली चेंज होगा. तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट कम ज्यादा होगा तो इसके थ्रू हीट जो जनरेट होगी वो भी तो कम ज्यादा होगी, क्योंकि करंट पे तो डिपेंड करता है हीट. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें फिर से क्या लेना पड़ेगा? वही स्मॉल पैरामीटर्स, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जनरेट करेंगे. देखते हैं इसमें. और फिर हम यहाँ पे सेम सर्किट ले रहे हैं, यही रेजिस्टेंस है सेम, यहाँ पे कोई हम कांस्टेंट सप्लाई ले रहे हैं, उससे जो करंट पास होगा वो करंट हम क्या लेंगे? वर्चुअल. कि ये वैल्यू जो है करंट की वो कांस्टेंट होगी. तो यहाँ पे वही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी टाइम 0 से t तक था, क्योंकि टाइम का यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से कोई चक्कर नहीं है. यहाँ पे भी टाइम कितना होगा? 0 से t तक. यहाँ पे कुछ हीट जनरेट हुई, मान लेते H, और इस कांस्टेंट करंट की वजह से भी हीट H डैश. ये जब दोनों इक्वल होंगे तो इस कांस्टेंट, इस स्टेडी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? इस एसी का वर्चुअल करंट बोलेंगे या वर्चुअल वैल्यू बोलेंगे, कि सेम अमाउंट ऑफ हीट. क्योंकि यहाँ पे करंट कम या ज्यादा होता है तो इसका मतलब वहां पे हीट भी डिफरेंट है. तो हम पहले इसमें देखते हैं कि कंप्लीट एक साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के कितनी हीट जनरेट होती है, और उसको उस कांस्टेंट सप्लाई से फिर इक्वेट करा देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा. तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे हीट का कंसेप्ट जो है वो वर्चुअल, इफेक्टिव और RMS से है, और चार्ज का मीन और एवरेज से लिया गया. कई बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. दूसरा, कहीं पे भी आपको कुछ वैल्यू लिख दी और उसके बारे में बताया नहीं कि एसी की मैक्सिमम वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, RMS वैल्यू है या और कोई वैल्यू है, क्योंकि एसी में तो कंटिन्यूसली क्या होगा? चेंज होगा. तो आपको आंखें बंद करके हमेशा उसको क्या मानना है? वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू मानना है हमेशा. कि हम जो घरों में बोलते हैं 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट जो यहाँ पे सप्लाई है वो कौन सी है? मैक्सिमम है, एवरेज है, वर्चुअल है, कौन सी वैल्यू है, या किसी इंस्टेंट पे है? तो इसका मतलब 220 वोल्ट जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है वो कौन सी होगी? जब उसके साथ गिवन नहीं है कि मैक्सिमम है या और कुछ है, तो क्या मानेंगे उसे? हमेशा वर्चुअल, इफेक्टिव या RMS वैल्यू. क्लियर वो पॉइंट? तो कभी भी आपको जब कंफ्यूजन हो तो उस एसी की वैल्यू को हमेशा क्या मान के चलना है? RMS वैल्यू.
तो देखते हैं यार, स्मॉल टाइम इंटरवल लिया तो स्मॉल टाइम में उस दौरान तो करंट को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। सो हीट कितनी जनरेट होगी स्मॉल में, उसको बाद में इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए। सो स्मॉल हीट जनरेटेड इन स्मॉल टाइम dTs, तो मैंने यहां पे इसको मान लिया। तो यहाँ पे स्मॉल हीट जनरेट हो रही है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई क्यों मान रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे करंट है, करंट पता है। अगर यहाँ पे वर्चुअल इफेक्टिव या वैल्यू एसी वोल्टेज की कह दे तो वहां पे भी हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, सिर्फ वही फॉर्मूला हो जाएगा सेम। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एसी वोल्टेज करंट वगैरह में सेम रिजल्ट आएगा। बस यहाँ पे करंट का में पीक वैल्यू होती है, वहां पे वोल्टेज की हो जाएगी। उससे ज्यादा डेरिवेशन में भी कोई स्टेप्स में चेंज नहीं होगा। तो स्मॉल हीट थी, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं वहां पे कितना करंट था, आई। रेजिस्टेंस कितना था सर्किट में, आर। वो टाइम आपने स्मॉल लिया इसलिए स्मॉल हीट जनरेट होगी। अब ये करंट तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कितनी वैल्यू होगी किसी भी इंस्टेंट पे, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू में डी टी। ये तो है ही मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, सेम है। रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा टाइम के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट है। तो आगे जाके इंटीग्रेशन से हम क्या ले लेंगे, आउटसाइड में। तो यहाँ पे स्मॉल हीट पता लग गई। तो अब कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर टोटल हीट जनरेटेड बाय एसी इन फुल साइकिल बाय इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे स्मॉल वैल्यू आपको पता है तो उनको क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे वही पैरामीटर। तो यहाँ पे हीट जो जनरेट होगी टोटल फॉर फुल साइकिल वो कितनी होगी, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आई नोट स्क्वायर जो था वो इंटीग्रेशन से आउटसाइड में, दूसरी वैल्यू आर जो था वो भी आउटसाइड में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं जीरो से और कैपिटल टी तक, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब डायरेक्टली साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो क्या था, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में थीटा 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास में वही फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस 2 थीटा अपॉन में 2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला था, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वहां पे साइन स्क्वायर को हमने जब सोल्व किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। यहाँ पे थीटा की जगह कितना है, ओमेगा टी है, यही तो था एंगल। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया आई नोट स्क्वायर आर, ये तो कांस्टेंट था आउटसाइड में। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, सिर्फ हम इस पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन हमारा इजी हो जाए। तो ये जो 2 है फॉर्मूला में वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए मैंने 2 को पहले ही बाहर रख दिया। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो 0 से t तक 1 माइनस कोस 2 थीटा होगा। तो जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 1 का अलग से कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम सेपरेट कर सकते हैं। 1 की जगह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू में dt, माइनस में इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t तक, और यहाँ पे कोस है, कोस ध्यान रखेंगे यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा। तो इस ओमेगा टी के साथ में क्या जाएगा 2, और क्या था, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dt के। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कोई पूछे इसका इंटीग्रेशन भी आप करोगे तो कोस का क्या होता है, साइन ओमेगा टी। वैल्यू पुट करोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, 0 हो जाएगा, साइन हो जाएगा 360 एंड साइन 0। 360 पे भी 0 होता है और 0 पे भी, तो इसका मतलब अपर लिमिट भी 0 और लोअर लिमिट भी। तो ये टर्म्स कितनी हो जाएगी, 0। या दूसरी टर्म्स में मैं कह दूं कि यहाँ पे एक फुल साइकिल के लिए कितनी एवरेज वैल्यू थी, 0। यहाँ पे अब डबल साइकिल होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा टी उससे डबल, तो यहाँ पे डबल होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करोगे तब भी कितना आएगा, 0। तो फॉर कंप्लीट साइकिल अगर आपके पास में सिंपल है, इसको सोल्व करके भी देख सकते हो। अदरवाइज ये 2 ओमेगा टी सिर्फ यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, पहले हम एक साइकिल ही मान रहे थे, 2 हो गया तो डबल, फिर भी तो एवरेज कितना आएगा, 0। तो इसके लिए आप सोल्व करोगे या नहीं करोगे उससे कोई मैटर नहीं पड़ता, सोल्व करके देखना चाहो तब भी 0 आएगा।
तो यहाँ पे आप एक हिंट लिख सकते हो एग्जाम में कि फॉर फुल साइकिल एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंप्लीट साइकिल के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको फर्दर। तो यहाँ पे 1 हुआ। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है t, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो टोटल हीट जनरेटेड इन AC इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया टोटल हीट जनरेटेड इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर, तो था ही, R भी था यहाँ पे, 2 भी था डिवाइड में 1 का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस में 0 कितना हो जाएगा t, तो यहाँ पे t आ। इसका मतलब ये AC के थ्रू एक साइकिल में हीट जनरेटेड आ गई, कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए यहाँ पे AC अगर अप्लाई करें तो इसका मतलब यहां तक ही मान लो एक साइकिल के लिए, आगे नहीं, यहाँ पे 0 से और t तक कितनी हीट जनरेट हुई टोटल, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे कितनी जनरेट हुई, आई नोट स्क्वायर R कितने टाइम तक थी t डिवाइड बाई 2। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये टोटल हीट जनरेटेड हुई। अब कह रहे हैं कि वो स्टेडी करंट जो हमें प्रोवाइड करेगा सेम हीट, अगर मैं ये इस कांस्टेंट करंट को मैं कम मान लूं तो यहाँ पे हीट कम जनरेट होगी, ज्यादा मान ले तो ज्यादा होगी। तो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए कुछ कि सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो। सो यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, सो हीट जनरेटेड इन टाइम 0 to t। टाइम हमें क्या लेना है, सेम सर्किट होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे R था तो इसमें भी R होगा। यहाँ पे टाइम 0 से t तक है तो इसमें भी 0 से t तक होना चाहिए। यहाँ पे जो हीट जनरेट होगी उसको हमने h डैश मान लिया। फॉर्मूला क्या था, I स्क्वायर RT। तो ये करंट चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट करंट है, स्टेडी करंट है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, वर्चुअल का स्क्वायर और R, और कितने टाइम तक था t, I स्क्वायर R इंटू में t। ये हीट जनरेट होगी। यहाँ पे भी अगर ये चेंज होता तो वही स्मॉल कैलकुलेट करते, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखा जाए तो दोनों करंट की वजह से सर्किट में, सेम सर्किट में और सेम टाइम के लिए हीट जो जनरेट होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम। इस AC में जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था उसमें कंप्लीट साइकिल के लिए हीट हमने कैलकुलेट की तो इतनी थी। कांस्टेंट करंट की वजह से कितनी हीट जनरेट होगी वो, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो यहां पे हमने कहा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हीट शुड बी सेम। तो H डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, H की वैल्यू हमें पता है कितनी थी, आई नोट स्क्वायर जो AC के लिए था मैक्सिमम, RT अपॉन में 2, और यहां पे कितना था वर्चुअल, इस वर्चुअल का स्क्वायर और R इंटू में T। R रेजिस्टेंस था, इसका मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं, क्योंकि सेम सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है। T जो था वो T भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्चुअल वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू या आई नोट स्क्वायर अपॉन में 2। यहां से स्क्वायर है, इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट हुआ तो इसको सेपरेट कर दें स्क्वायर रूट को, तो यहाँ पे तो क्या होगा आई नोट, और यहाँ पे कितना आएगा रूट 2, कितना हुआ यहाँ पे रूट 2। तो इसका मतलब यहाँ पे आई नोट अपॉन रूट 2 है, और रूट 2 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1.414। जब इसको डिवाइड करेंगे आई नोट तो डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आता है वो कितना होता है 70.7% ऑफ आई। या सिंपल लिखें पहले फर्स्ट स्टेप में तो 0.707 ऑफ आई नोट, और परसेंटेज में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई 70.7% ऑफ आई। कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका 70.7% अगर आप लोगे तो वो वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, आरएमएस वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू के इक्वल। क्लियर हो गया। ये हमेशा फुल साइकिल के लिए डिफाइन होती है, क्योंकि हीट जो जनरेट होती है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो पॉजिटिव हो नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे ये टर्म्स है, ये हीट से रिलेटेड है। कहीं पे कोई भी टर्म्स गिवन नहीं होती तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, उसको हमेशा क्या मानना है, वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू मान के चलना है। तो ये हमारा डेरिवेशन था बेसिकली। तो डेफिनेशन के बेस पे है, छोटा क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है और बड़ा क्वेश्चन तो आपके पास में है ही, फिर ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं हाउ यू विल फाइंड आउट द एवरेज और आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो ये टर्म्स थी टोटल।
अब एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से, कहता है कि 220 वोल्ट डीसी ज्यादा हार्मफुल है या 220 वोल्ट एसी ज्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें तो 220 वोल्ट, अभी मैंने बताया कि एसी जो है उसके लिए आपको बताया नहीं कि कौन सी वैल्यू माननी, ठीक है, वर्चुअल मानने, मीन वैल्यू माने या एवरेज, कौन सी वैल्यू माने या पीक वैल्यू मान के चले। तो इसलिए हमें 220 वोल्ट एसी में ये पता ही नहीं है कि कौन सी वैल्यू माननी हमें, तो हमेशा कौन सी वैल्यू मान के चलेंगे जब कंफ्यूजन हो, तो हमेशा वर्चुअल वैल्यू। तो यहां से हम डिफाइन करते हैं सिंपल टर्म्स में 220 वोल्ट एसी, ठीक है। यहां पे ये एसी जो है हमें नहीं पता कि कौन सा था, तो इसको कौन सी वैल्यू मान के चलेंगे, वर्चुअल। अब वर्चुअल मान रहे तो वर्चुअल का फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट किया, वर्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम। अभी बताया था वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे करंट की कर रहे थे तो करंट आ रहा था, वोल्टेज की करेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, तो यहाँ पे E0 अपॉन में √2 है। अब ये वैल्यू आपको दे रखी है जो हम बार बार पढ़ते हैं 220। अब यहां से अगर मैं मैक्सिमम कैलकुलेट करूं कि एक साइकिल के दौरान मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, तो E0 इज इक्वल टू कितना होगा 220 इंटू में √2 था 1.414। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जो नियरली आती है वो कितनी आती है 311 वोल्ट। यहाँ पे क्या करा था 220 वोल्ट डीसी, अब डीसी में तो कोई है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब उसमें तो 220 है, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम पीक आएगी, इसका मतलब ये एसी था, तो इसमें ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वो कितनी है 311 वोल्ट। बोलने में कितना आ रहा है 220 वोल्ट, इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट ज्यादा हार्मफुल है 311, नंबर किसका ज्यादा है, इसका मतलब 220 वोल्ट एसी को हम ज्यादा इफेक्टिव मानते हैं 220 वोल्ट डीसी से। हाँ, अगर आपको ये कहे कि 220 वोल्ट जो है वो आपकी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम कहेंगे फिर उस केस में डीसी ज्यादा है, क्योंकि वहां पे पीक इतना हो गया तो आरएमएस वैल्यू तो और भी कम आएगी, तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं इस चीज को। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर हमें कहा जाए तो I0 जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर एक सिंपल से डायग्राम से देखें तो रिप्रेजेंटेशन देखना, ये एक साइकिल है और इस साइकिल के लिए ये जो वैल्यू थी ये कौन सी थी I0, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। अभी हमने वर्चुअल देखा तो 70.7% था, अगर करंट 1 एम्पियर है, ये मैक्सिमम 1 है, तो ये कितना आएगा 0.707। तो इसका मतलब यहाँ पे लगभग जो होगी ये वैल्यू वो कौन सी होगी, वर्चुअल। कौन सी वैल्यू होगी ये, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। और मीन हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 63.7, तो वो इससे थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मीन वैल्यू। तो इन तीनों में कोई पूछा जाए तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये कम लेंथ है, ये इससे ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा, तो I0 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में आरएमएस, वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू, और थर्ड नंबर पे कौन सा होगा, एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। 1 मार्क्स में छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए। क्लियर वो पॉइंट। तो यहाँ पे एटम्स है, ये वैल्यू जो होती है 70.7 है वर्चुअल और ये 63.7%। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे एटम्स थी। कई बार आरएमएस को हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे स्पीड वगैरह में कैलकुलेट किया था रिवर्स ऑर्डर में, पहले स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो I², ठीक है। आप कह रहे हैं मीन कैलकुलेट करो, तो मीन के लिए तो सभी को ये तो चेंज हो रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे 0 से t तक, और डिवाइड बाय मीन के लिए क्या करेंगे 0 से t तक, इसको भी करेंगे, और फिर क्या कर देंगे सभी का स्क्वायर रूट। उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ट्रेडिशनल मेथड। अगर आपको एग्जाम में सीबीएसई में देना है तो आपको ये जो मेथड बताया उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन करके आपको ड्राइव करना पड़ेगा। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे ये टर्म्स थी हमारे पास में, आरएमएस, इफेक्टिव, वर्चुअल और एसी करंट। अगर आपको नहीं पता लगता कि कौन सी वैल्यू है तो उसे हमेशा कौन सी मान के चलेंगे, वर्चुअल वैल्यू, आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।